आफ्टर दैट मैंने बीटेक कंप्लीट करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और 2018 के बाद मैंने फॉर अराउंड 3 मंथ्स दिल्ली जाके प्रिपेयर करा फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। उस टाइम पे मेरे आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क 3 और 7 मार्क्स से रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अभी थोड़ा शायद प्राइवेट की तरफ स्विच करना चाहिए, बिकॉज माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, सो आई वाज थिंकिंग टू गो इनटू दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ है ऋषभ गोयल। इन्होंने अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर किया है और इनका रिजल्ट बस अभी आया है। ये लास्ट रीजन था कानपुर एंड लखनऊ जिसका रिजल्ट काफी टाइम से पेंडिंग था और फाइनली इनका रिजल्ट आ चुका है और इनका सिलेक्शन हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ कि आपका आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you. Thank you, Paridhi. I'm delighted to be here and very thankful for this kind introduction. तो सबसे पहले ऋषभ आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी क्या जर्नी रही है यहाँ तक पहुंचने की। Okay. Basically, I belong to मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, जिसको क्राइम सिटी भी कहा जाता है इंडिया का। और जर्नी मेरी ऐसी रही, मैंने 10th एंड 12th यूपी बोर्ड से ही करा है, अपनी सिटी से ही। और 10th में मेरे 88% रहे, 12th में 80%। आफ्टर दैट मैंने बीटेक कंप्लीट करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और 2018 के बाद मैंने फॉर अराउंड 3 मंथ्स दिल्ली जाके प्रिपेयर करा फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। उस टाइम पे मेरे आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क 3 और 7 मार्क्स से रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अभी थोड़ा शायद प्राइवेट की तरफ स्विच करना चाहिए, बिकॉज माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, सो आई वाज थिंकिंग टू गो इनटू दैट। सो मैंने फिर 1 साल के अराउंड अपनी मैकेनिकल फील्ड में जॉब करी। और उसके बाद मैंने बायजूस में स्विच करा एंड अराउंड 7 मंथ्स मैंने वहां पे जॉब करी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। और ओके। प्रिविलेज मेरे पास ये था कि मैं एक वर्क फ्रॉम होम था, तो मतलब मुझे चीजें थोड़ा एनालाइज मैनेज करने में थोड़ा मतलब बेनिफिट होता था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा था कि यार गवर्नमेंट में भी जाना है। तो उन्होंने मुझे मार्च 2021 के अराउंड पुणे बुलाया, बिकॉज कंपनीज स्टार्ट हो रही थी। तो घर वालों से मैंने बात करी, डिस्कस करा, थोड़ा पेरेंट्स और सिस्टर वगैरह से डिस्कस करा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे एक लास्ट ट्राई देना है गवर्नमेंट के लिए तो यू कैन गो। तो मैंने मार्च 2021 से फिर से अपनी प्रिपरेशन पेसअप करी। एंड लास्ट ईयर आई गोट सिलेक्टेड इन एज लाइक इन आईबीपीएस क्लर्क। आफ्टर दैट मुझे आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ, कैनडा पीओ। और यूपी सब इंस्पेक्टर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड अब फाइनली आरबी असिस्टेंट, एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन आरबी असिस्टेंट। तो जैसे आपने बताया कि आपने अभी इतनी जगह आपका सिलेक्शन हो गया था, तो आपने कहीं ज्वाइन किया या फिर आपने ये सब ब्रेक लेके सिर्फ आरबीआई की तरफ फोकस किया। नहीं, मैंने केवल ज्वाइन करा था आईबीपीएस क्लरिकल के थ्रू, जिसमें सिलेक्शन हुआ था। और अभी मैं एट प्रेजेंट इंडियन बैंक में वर्किंग हूँ। बैंक मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं करा था बिकॉज मैंने आरटीआई और मेंस के मार्क्स मुझे पता थे, एंड मेरे 25 मार्क्स अबव थे कट ऑफ से। तो मुझे पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें बॉन्ड रहता है, आपको पता है जैसे पीओ में। तो मैंने उस वजह से उसमें एक्सटेंशन लिया हुआ था। तो अभी मैं एट प्रेजेंट इंडियन बैंक में वर्किंग हूँ। ओके, तो जैसे आपका क्लर्क में हो गया था, पीओ में हो गया था, तो फिर क्या ऐसा लगा कि नहीं मुझे आरबीआई में ही जाना है और मुझे आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी है, तो वाई आरबीआई। Actually, I came to know that every bank is like a job, but आरबीआई इमोशन की तरह है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आरबीआई में मतलब आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद दोज पीपल हु लाइक पुट अ like who make a difference in economy of India. So it is like proud for me to work with this organization. Along with it मतलब आरबीआई एक पहले से एक ड्रीम टाइप था कि यार आरबीआई में कुछ करना है, सब फोड़ना है किसी की तरह। और वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। तो ये सब चीजें थी जो मुझे मतलब आरबीआई की तरफ अट्रैक्ट करती थी। अपार्ट फ्रॉम इट एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, आप एक अच्छा लाइक करियर बना सकते हो। तो ये सब चीजें थी जो मुझे मतलब आरबीआई की तरफ ने अट्रैक्ट हमेशा किया रखा। ओके, तो जैसे आपने बताया आपने 2018 में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो यस यस। उसके बाद फिर जो अभी आपने जब फिर से तैयारी चालू की, तो क्या फिर से कोई कोचिंग ली थी या फिर आपने सिर्फ सेल्फ स्टडी की। नहीं, इस साल मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की। 2018 में मैंने एक मिस्टेक करी कि मैंने मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करे। एंड लास्ट ईयर मैंने अपने मॉक्स पर थोड़ा मतलब वो करा कि मतलब मॉक्स पे फोकस किया जाए। मैंने मॉक्स परचेज करे, टेक्स्ट बुक के, प्रैक्टिस मॉक के। और मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाए। अलोंग विद इट मैं अपने वीक चैप्टर एनालाइज करता था, बिकॉज मैंने रियलाइज करा कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर मैं मतलब प्रिपेयर करता रहूंगा तो एक थ्रेशोल्ड के बाद मेरा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। बट मुझे अपने वीक चैप्टर्स को भी उतना ही फोकस करना है
जितना स्ट्रॉन्ग चैप्टर अभी मेरे इंप्रूव हो चुके हैं, तभी मैं अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने सेल्फ इवेल्युएशन करा, सेल्फ असेसमेंट करा, और मैं यही मानता हूँ कि अगर आपको एक बैंकिंग की जॉब में मतलब एक अच्छी करना है, और एक अच्छे मतलब आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी नेसेसरी। तो मैंने लास्ट ईयर खुद से ही प्रिपरेशन करा जो। तो जैसे अगर हम आपकी स्ट्रेटजी की बात करें तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अगर कोई बिल्कुल न्यू है, उसको बेसिक से कुछ भी नहीं पता, उसको शुरू करना है, अगर उसको सिर्फ आरबीआई के लिए अपना मेन गोल रखना है, आरबीआई असिस्टेंट, तो किस तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले प्रीलिम्स में जो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, वन बाय वन आप थोड़ी स्ट्रेटजी बता दीजिए आपकी। मैं अपनी अगर अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए। और बेसिक्स के लिए आपको मतलब जैसे कुछ लाइक फंडामेंटल बुक्स हैं क्वांट्स के लिए, जैसे आर एस अग्रवाल है। रीजनिंग के लिए आप अड्डा की कोई बुक उठा सकते हो। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपको उन पे मतलब फोकस करना चाहिए। मैथ में मेरा मानना है जैसे कुछ इसेंशियल टॉपिक्स हैं, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। अगर आपने इन टॉपिक्स पे मतलब आपने कमांड बना ली, तो आप एक मतलब ओवरव्यू ले लोगे कि हाँ मैं और सब्जेक्ट्स को कैसे कर सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रही कि बेसिक्स क्लियर करूं। बिकॉज कभी कभी एग्जाम पे क्या होता है कि इतना प्रेशर रहता है माइंड पे, तो स्ट्रेटेजी उस टाइम पे ध्यान नहीं रहती। आपको ये ध्यान हम्म। नहीं रहता कि आपने क्या ट्रिक उस टाइम मतलब लर्न करी थी मॉक लगाते टाइम। तो आपको वहां पे आपके बेसिक सपोर्ट करेंगे। आपके आपके बेसिक्स ही हैं जो आपको एक मतलब एक एज दिलाएंगे और बच्चों से। तो और इंग्लिश के लिए मैंने डेली मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग करी, एडिटोरियल रीड करा। और इंग्लिश के लिए बस यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। इंग्लिश के लिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मतलब बुक्स की जगह आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे ज्यादा कमांड करना चाहिए। मतलब आप इंग्लिश में ओवरऑल अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आरबीआई एक ऐसा एग्जाम है जो इंग्लिश को फंडामेंटली एनालाइज करता है। जैसे सीजीएल में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन सब पे ज्यादा हम्म। फोकस रहता है। बट आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम में आपको इंग्लिश का एक लाइक फंडामेंटल कोर कंसेप्ट वो चेक करते हैं आपको। और तो ये जैसे मेरी स्ट्रेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन आता है, अगर हम ये सब हटा दें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज या जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन सब को छोड़ दें, तो जो अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो आप करके गए थे या वो आपने स्किप कर दिए थे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल करने जरूरी हैं। पहले मुझको लगता था कि अगर मैं अर्थमेटिक नहीं करूंगा तो हो जाएगा, बट अभी इतना कंपटीशन है, जैसे आरबीआई में आपको हम्म। पता है सीट्स इतनी कम रहती हैं। तो आपको सारे टॉपिक करके ही जाने पड़ेंगे एनी हाउ। आप मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अर्थमेटिक छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? रीजनिंग में मेरा मानना यह है कि मतलब बैंक जो थोड़ा पजल ओरिएंटेड ज्यादा होता है, और तो आप हम्म। ज्यादा से ज्यादा पजल्स की प्रैक्टिस करो, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करो। और तो सब टॉपिक नॉर्मली होते हैं, अगर आप उनको ज्यादा टाइम भी नहीं दोगे वो तब भी आप मतलब कर लोगे। बट पजल इज वेरी टाइम टेकिंग। तो आपको पजल्स पे और लाइक डिस्टेंस, डायरेक्शन, इन सब क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं तो यही करता था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो आरबीआई में रीजनिंग आपका प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट्स रहे थे? प्रीलिम्स में मैं 100 आउट ऑफ 100 करके आया था। ओके। और यस, एंड आई गॉट 90 मार्क्स। 90 90 मार्क्स मार्क्स आए थे, तो क्या कट ऑफ थी अभी कानपुर लखनऊ की? एग्जैक्ट कट ऑफ तो ध्यान नहीं है, बट शायद जनरल की 85 या 86 थी। ओके। मतलब Yes. आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रही थी, आपने 100 हाँ, किए थे तो ज्यादा रॉन्ग नहीं हुए थे। हाँ, ज्यादा रोग नहीं होते। कुछ नॉर्मलाइजेशन में भी मतलब थोड़े हमारे शिफ्ट में कम हुए हैं मार्क्स। बट मतलब मैं अपनी तरफ से 100% कर गया था। तो क्या मतलब अगर जो कोई नया है बिल्कुल, जिसको बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहा है, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि आ सकता है नोटिफिकेशन, तो अगर वो इस ये सोच के करे तैयारी कि हाँ भाई हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो क्या अभी अगर कोई स्टार्ट करेगा तो वो क्या निकाल सकता है प्रीलिम्स का एग्जाम या मेंस का एग्जाम? मैम आई थिंक कि स्टार्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। निकलना नहीं निकलना वो बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप जज नहीं कर सकते कि, क्योंकि हो सकता है उस बंदे के फंडामेंटल टॉपिक कितने स्ट्रांग हो। बिकॉज अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो हम मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड पढ़ते ही आ रहे हैं, नाइन हम्म। टेंथ 11th 12th। तो अगर किसी के बेसिक्स स्ट्रांग है तो बिल्कुल पॉसिबल है, 2 मंथ 3 मंथ। तो एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास कम टाइम है हाँ, तो निकलेगा ही बहुत सारे निकलेगा। लोग ये पूछते हैं कि क्या अब स्टार्ट करेंगे तो हो पाएगा, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, आपको स्टार्ट तो करना चाहिए। एटलीस्ट पता चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है और एक्यूरेसी भी। बिल्कुल। मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। आपने जब भी स्टार्ट करा,
आपको बिल्कुल मतलब ये माइंड में एक भी बार थॉट नहीं होना चाहिए कि यार मैं पीछे रह गया, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो अब मेंस की तरफ अगर हम चलें तो जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग कितना गैप मिला था आपको? प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अराउंड मुझे 25 डेज के अराउंड शायद लिए थे इन्होंने, ज्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट बाद ही कुछ दिन बाद ही एडमिट कार्ड आ गए थे। तो मैं हार्डली 1 मंथ। तो आपने क्या स्टार्टिंग से प्री और मेंस साथ में तैयारी चालू की थी या प्रीलिम्स के बाद मेंस चालू किया था आपने? नहीं, प्रीलिम्स और मेंस में साइमल्टेनियसली कर रहा था। बिकॉज अगर आप मेंस की केवल प्रीलिम्स के बाद या रिजल्ट के बाद करोगे तो आई थिंक उसमें आपको मतलब इतना आप स्कोर नहीं कर पाओगे। हम्म। हो जाए आप क्लियर कर लो, बट इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जो आरबीआई में रिक्वायर्ड है। तो मैं साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहा था, और साथ के साथ आरबीआई में जैसे सेक्शनल कट ऑफ होती है जीके हम्म। वगैरह की, तो जीके पे भी मतलब मैं जीके के लिए अलग से सेपरेट टाइम निकाल के चल रहा था, मतलब 2-3 घंटे। क्योंकि मुझे पता था कि और सब सेक्शंस मैं कर सकता हूँ, बट जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद इतने मार्क्स ना खींच सकूं। तो मतलब मैं साइमल्टेनियस लेके चल रहा था स्टार्टिंग से। तो करंट अफेयर्स और इसके लिए आपने कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे? मैम करंट अफेयर्स के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड का मतलब यूज किया। अफेयर्स क्लाउड का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, और कभी कभी स्क्रीन से पढ़ना मतलब लगता था, आंखों में स्ट्रेन पड़ता था, तो मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लेता था वीकली पीडीएफ का। और मतलब एग्जाम से पहले के 6 मंथ्स की मैंने अच्छे से करंट अफेयर्स कर ली थी, और 3 मंथ्स की जो एग्जाम से पहले के 3 मंथ्स थे उसे बार बार रिवाइज करता रहता था, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन जीके। और जो बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो तो जैसे प्रीलिम्स में चल रहे थे साइमल्टेनियसली आपने उनकी मेंस के लिए भी तैयारी की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए थोड़े कौन टफ से क्वेश्चन। सोर्सेस यूज किए और कैसे तैयारी की और मॉक टेस्ट कौन से आपने लगाए थे उस टाइम? एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक, ये दो मॉक्स ही लगाए हैं, क्योंकि ऑली बोर्ड के मॉक मुझे बेटर मतलब टफर साइड लगते थे हम्म। इन परस्पेक्टिव आरबी असिस्टेंट, तो मैंने वो मॉक थोड़े मतलब अवॉइड करे। और अगर वैसे क्वेश्चंस की बात करी जाए तो जैसे मुझे कुछ टॉपिक लगते थे कि मेरे वीक हैं, तो आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस थी यूट्यूब पे, मैं उस पे से सीखता था। और मतलब मैं बेसिकली यूट्यूब से ही ज्यादा करता था। यूट्यूब पे जैसे बहुत छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैप्टर्स को लेके, मैं उन्हें करता था। और टेक्स्ट बुक पे जैसे कुछ सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे आरआरबी पीओ के और आरआरबी क्लर्क के, मतलब आप किसी भी एग्जाम के मॉक्स उठा सकते हो। तो हम्म। आपको जैसे लगता है कि आपका ये टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक्स के मैं ज्यादा मॉक्स लगाता था। मतलब सेक्शनल मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेक्शनल मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शनल मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फुल मॉक लगा लोगे, बट जो आपकी वीकनेस है आप उसे एनालाइज नहीं करोगे, तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको सेक्शनल मॉक्स भी लगाने चाहिए। तो मेंस में जैसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी, आपका स्कोर भी काफी अच्छा था, तो ओवरऑल कितना स्कोर था आपका मेंस में? मैम मेंस में मेरा स्कोर रहा था 139.25। तो इसमें और आपको सब्जेक्ट वाइज याद है आपका स्कोर? सब्जेक्ट वाइज तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मतलब मैथ और रीजनिंग में मेरे मतलब 40 में से 35 और 33 मार्क्स के अराउंड थे। और जीके में मेरे शायद 18 या 19 मार्क्स थे। और ओके। इंग्लिश में भी शायद 32, मतलब एग्जैक्ट मार्क्स याद नहीं है, बट इसी के अराउंड थे। तो ये जैसे जीके में आपने बताया कि आपने भी बहुत पढ़ा था, मैंने भी एक बार आरबीआई असिस्टेंट दिया है, तो मेरा भी मेंस में जीके मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन नहीं हो पाया था। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इतना करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं लेकिन वहां पर आरबीआई असिस्टेंट में मैंने जनरली देखा कि इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है? तो क्या जो हम क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं वो क्वेश्चंस नहीं आए थे वहां पर? मैम एक्चुअली जीके में मैंने मतलब रियलाइज करा है और अपने सीनियर से भी पूछता था, तो मतलब आई केम टू दिस पॉइंट दैट अब फैक्चुअल जीके ज्यादा पूछने लगे हैं। जैसे पहले क्या आते था, जीके नॉर्मली पूछ लेते थे, बट अब हम्म। फैक्ट्स बेसिस जीके ज्यादा आती है। तो मतलब आपको अगर जीके में स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक डीपली पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो जीके में, तो आपको उसके इनसाइट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। कि अगर ये जैसे मतलब किसी कंट्री का G20 में ये रैंक आई है, तो पहले किस हम्म। रैंक पे थे और कितना स्कोर इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लगता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केवल हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। तो हाँ। वो आपको उससे काम नहीं चलने वाला इस टाइम पे। तो ये है कि करंट अफेयर्स इसमें थोड़ा आपको पहले से पढ़ना ही होगा क्योंकि इतना पढ़ने के करंट बाद ही हम निकाल पाएंगे कट ऑफ। करंट अफेयर्स तो जरूर है, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, मतलब पहले मैं बहुत इंटरव्यूज देखता था, बच्चों की स्टोरी सुनता था, तो मुझे पता चला कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, शायद आपने भी डाली हुई थी अपनी वीडियो, कि स्कोर हम्म। अच्छा रहा बट जीके की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना करने के चक्कर में नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। हाँ। तो आपको चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो रीजनिंग मैथ में, आपको जीके पे तो एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करने जाए तो मार्क्स लाने पड़ेंगे।
तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब अगर हम एलपीटी की बात करें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स है एलपीटी के रिगार्डिंग। पहला तो ये डाउट रहता है सबको कि क्या मेंस के मार्क्स के बाद, कुछ लोगों को डाउट है कि मेंस में सिलेक्शन हो गया मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन जी। आरबीआई में ऐसा नहीं होता है। तो आरबीआई में जब मेंस की आपकी मेरिट बनी थी, तो उसके बाद एलपीटी में क्या डिफरेंट मेरिट लिस्ट बनती है एलपीटी होने के बाद? नहीं, एलपीटी होती है, ऐसा होता है जैसे कुछ स्टूडेंट्स कर्नाटका के होते हैं और हमारा यूपी रीजन था, तो वो हम्म। जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक वैकेंसीज देख के कि अगर किसी रीजन में वैकेंसी कम है, वो दूसरे रीजन से फिल कर देते हैं। तो एक हम्म। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं कि क्या ये स्टूडेंट अगर आरबीआई में काम करेगा तो उस लैंग्वेज को कितना अच्छे से पढ़ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो एलपीटी के बाद क्या हुआ, एलपीटी के बाद एक फाइनल मेरिट लगती है, और थोड़े से जैसे जो पहले कट ऑफ होती है उससे आप अराउंड मान सकते हो कि किसी कभी कभी 15 to 20 मार्क्स भी अब वो कट ऑफ लगती है फाइनल मेरिट में। हम्म। तो अगर आपका मेंस ओनली क्लियर हुआ तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप फाइनली सिलेक्टेड हुआ। तो आपके रीजन में तो हिंदी हुआ होगा एलपीटी। जी तो बिल्कुल। जैसे हिंदी तो 10th और 12th में सबने पढ़ा होता है जो वहां से होते हैं, तो क्या उनको भी एलपीटी देना पड़ता है? हाँ, एलपीटी सबको देना पड़ता है। तो एलपीटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, एक बार क्या आप बता सकते हैं थोड़ा ब्रीफ में? ओके। एलपीटी में एक पैसेज था जिसे गद्यांश कहते हैं हिंदी में, और उस पे 5 क्वेश्चन दिए थे, और 100 नंबर्स का एलपीटी होता है, और 20-20 मार्क्स पर क्वेश्चन अलॉटेड थे। और ओके। ये मतलब ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं काउंट होते। तो इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन था? इसमें 30 मिनट टाइम ड्यूरेशन था। 30 मिनट। तो सिर्फ एक पैसेज आया था, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं आया था? हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं आया था, पैसेज आया था और आपको उसके ही आंसर्स लिखने थे। आप जितना उस पैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको उसके बिहाफ पे ही अपने आंसर्स लिखने थे। ओके। तो जैसे अब आपका एलपीटी तो हिंदी में था, तो हिंदी तो सभी को आती है जो उस रीजन से, हाँ जो बाहर से अप्लाई करेंगे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर सब लोगों को हिंदी आती है, तो फिर किस बेसिस पे आपका सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे एलपीटी में? तो हाँ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे एलपीटी में यूपी रीजन से तो क्वालिफाई हो ही जाते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे आउट होते हैं एलपीटी में वो मुंबई रीजन के होते तो जैसे आपके रीजन में अगर सबका क्वालिफाई हो गया है, तो उसके बाद फिर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो मेंस के मार्क्स ही रहेंगे, कि हैं। मेंस में बिल्कुल, किसके डेफिनेटली। कितने ज्यादा मार्क्स हैं। यस यस यस, राइट। तो आपके मेंस में 25 मार्क्स ज्यादा थे। हाँ, 25 मार्क्स अबाउट। एंड फाइनल कट ऑफ क्या बनी थी आफ्टर एलपीटी? मैम, आफ्टर एलपीटी जनरल की अराउंड शायद 125 कट ऑफ गई है। 125, 126। ओके ना, आपके 139 मार्क्स थे 9 ना? पॉइंट। हाँ, अच्छा, 130। आपके काफी ज्यादा मार्क्स थे फाइनल कट ऑफ जी। से। हाँ हाँ। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपकी मेंस में और प्री में काफी अच्छे मार्क्स थे, तो आपने कैसे स्पीड को कैसे इंक्रीज किया? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है और एक्यूरेसी भी, तो कैसे आपने इसको इंक्रीज किया? मैम, स्पीड के लिए मैं एक तो अड्डा के जो डेली मॉक्स आते हैं 15-15 मिनट्स वाले, मैं हम्म। वो बहुत लगाता था इस पर स्पीड इंक्रीज करने के लिए। और मतलब आई थिंक मॉक इज द की टू सक्सेस टू इंक्रीज योर स्पीड। अपार्ट फ्रॉम इट देर इज नो अदर वे टू इंक्रीज योर स्पीड। क्योंकि आप मतलब बोलिए। क्योंकि आप कैसे मतलब स्पीड तभी इंप्रूव कर सकते हो जब आप उस क्वेश्चन को बार 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 पढ़ लेते हो। तो डेली रूटीन क्या होता था आपका प्रिपरेशन के टाइम पे? क्या आप पूरा दिन पढ़ते थे या फिर कितने आवर्स देते थे आप पढ़ाई को? मैं अराउंड मतलब 7 आवर्स के अराउंड में देता था स्टडी को। और लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की हुई थी, बिकॉज मैंने आपको बताया जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने प्रॉपर अपना तैयारी पे फोकस करा। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। 11 और 12 उनके अराउंड में लाइब्रेरी चला जाता था, और मतलब 6 to 7 के अराउंड में वहां से आता था, और आके थोड़ा बहुत 1 घंटे के अराउंड जीके रिवाइज कर लेता था। जिसमें मेरा डेली मतलब लाइब्रेरी में रूटीन ये रहता था कि मॉक्स लगाना, डेली मॉक्स लगाना, अड्डा के टेक्स्ट बुक के मॉक्स अटेम्प्ट करना, यूट्यूब पे अपने वीक टॉपिक्स की वीडियो सर्च करना, और देखना कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजीज देखना कि कौन सी ट्रिक मेरे माइंड में ज्यादा अच्छे से सेट हो पा रही है। बिकॉज बेसिक्स तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए थे, बट अब हम्म। मुझे उन्हीं क्वेश्चन को कम टाइम में करना था, क्योंकि आरबीआई इज ऑल अबाउट स्पीड। स्पीड बहुत मैटर करती है आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में। हाँ। तो मैं उन्हीं ट्रिक्स को देखता था कि कौन सी ट्रिक मेरे माइंड में सबसे पहले ट्रिगर कर रही है, और जिसे मतलब ऐसी ट्रिक देखी जो मेरे एग्जाम में। तो जैसे ये एग्जाम ऐसी है जिसमें बहुत कम वैकेंसीज आती है, तो ये देख के राइट। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स ये सोचते हैं कि हम फॉर्म ही नहीं भरते हैं, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज में हमारा कहाँ से होगा।
बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं वैकेंसीज देख के, तो आप कहाँ से मोटिवेशन लेके आए कि इतनी कम वैकेंसीज में भी मैं क्लियर कर सकता हूँ? मैम एक्चुअली मेरे कॉलेज की एक सीनियर थी, वो लास्ट ईयर ही आरबी असिस्टेंट में रिक्रूटेड हुई थी। तो ओके। उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करा। वो कहती थी मुझे कि ऐसा मत सोचो कि वैकेंसीज कम है, आप ये सोचो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो हम्म। आई थिंक मैम प्रिपरेशन लेवल पे आप आप मतलब वही है, आप ये नहीं सोच सकते कि आपका आउटपुट क्या रहेगा। आप केवल अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप केवल अपना 100% इनपुट दे सकते हो, आउटपुट आपके कंट्रोल में नहीं है। यू नेवर नो इन विच एग्जाम यू गोइंग टू सेलेक्ट, राइट? हम्म। सो मेरा तो यही था, मैं कभी वैकेंसीज को ज्यादा फोकस नहीं करता था। मैं केवल अपने ही लाइक प्रिपरेशन को देखता था कि मैं अपना डे बाय डे कितना इंप्रूव कर रहा हूँ। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन अगर आप कर पा रहे हो तो आपके लिए कोई एग्जाम टफ नहीं है। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था आरबीआई असिस्टेंट का? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था आरबी सिस्टम। मतलब सारी ही एग्जाम्स का आपका जो 2018 में आपने दी, उसके बाद ये सब आपने फर्स्ट टाइम ही दी थी? बिल्कुल, 2018 में मैंने दो एग्जाम दिए थे केवल, आईबीपीएस प्योर एंड आईबीपीएस क्लर्क। उसके बाद मैंने 2021 में एग्जाम्स दिए। तो ये मेरा ये आरबीआई तो का तो मतलब फर्स्ट ईयर। सारे एग्जाम्स आपने जितने दिए, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, सब क्लियर हो गए? यस 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 मैम। तो अभी जैसे आईबीपीएस क्लर्क, पीओ ये सब हो चुका है, तो ऑलरेडी सबकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन तो चल ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ न्यू प्रिपेयर करना है। तो अब जो जो ऑलरेडी इन दोनों तीनों एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए आरबीआई के लिए क्या कुछ नया पढ़ने की जरूरत है? आरबीआई के लिए आप आरबीआई की जो मतलब एक्टिविटीज रहती हैं, आरबीआई जो भी मतलब पॉलिसीज करता है डे बाय डे, और जो मंथली जो फिजिकल पॉलिसीज आरबीआई की इंट्रोड्यूस होती हैं, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। उससे हाँ, अलग तो वो रीजनिंग मैथ्स बाकी तो ऑलमोस्ट सब सेम है। सेम ही है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। आपको जीके पे मतलब ये फोकस करना चाहिए कि आरबीआई ने कौन कौन सी नई एक्टिविटीज करी हैं। ओके। और जैसे आपका रीजन का रिजल्ट बहुत लेट आया, तो आपने तो बहुत ही लंबा टाइम वेट किया है, तो जब आपने बिल्कुल फाइनली अपना नाम देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? मैम, रिएक्शन तो मतलब आई वाज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर सीइंग माय रिजल्ट। एंड माय मदर इज लाइक क्राइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज इस रिजल्ट का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और हाँ। मतलब पता भी था कि हो जाएगा मार्क्स देख के, बट एक फाइनल रिजल्ट की एक अलग ही रहता है कि नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो मतलब एवरीवन वाज सो हैप्पी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो प्रिपरेशन का फेज होता है, उसमें हमारे फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मैम फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट तो मैटर करता ही है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी हमेशा मतलब कहते रहते थे कि यस, कैलिबर है, तुझे करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। और फैमिली का भी हमेशा ये रहता था कि आपका डिसीजन है और हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन आपको करनी है। तो माई फैमिली, माई फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर लाइक वट एवर डिसीजन आई एम टेकिंग। सो मतलब इन दिस रिगार्ड आई एम वेरी लकी। तो अब आपको भी मोटिवेट करना है सबको जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको कि किस तरीके से अब करना चाहिए? फाइनल एडवाइस टू ऑल दिस पेरेंट्स। My final advice for all the aspirant that never lose hope. You never know that which exam is waiting for you. And मतलब और सबसे अलग बात कि आपको ये सोच के चलना चाहिए कि टाइम इज मनी। आपको अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप इंस्पायर हो सको हमेशा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मतलब आप कमेंट्स में कह सकते हो, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच ऋषभ, बहुत अच्छा लगा आप हमारी चैनल पे आए, अपने बहुत अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि इससे काफी हेल्प मिलेगी जो भी एस्पायरेंट्स है, जो इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा उनको डर लगता है कि इतनी कम वैकेंसीज में कैसे कर पाएंगे। तो आई बिल्कुल। होप कि उन्हें मोटिवेशन मिला होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल थैंक यू द मैम, बेस्ट फॉर थैंक यू। योर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू।